अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर आपका 76 है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हमने अक्सर देखा है कि फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है वो एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर जब वो मूव करती है तो उसकी वजह से जो मोशन के ऊपर अपोजिट फैक्टर्स क्रिएट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। इसका फर्स्ट जो फिनोमेना है कि हम जो स्लाइडिंग पार्ट्स हैं या स्लाइडिंग क्या कहते हैं सरफेसेस हैं उनको स्मूथ और क्या करें, पॉलिशेस करें। ठीक है, यानी कि हम जो सरफेसेस हैं ना वो हम क्या तैयार करवा लें, स्मूथ तैयार करवा लें या पॉलिश्ड। पॉलिश जब हम करा लेंगे तो पॉलिश सरफेस से ये होगा कि जो सरफेस है या बॉडी पार्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर जब मूव करेंगे तो वो उनके अंदर फ्रिक्शन क्या होगी, प्रोड्यूस लेसर देन होगी जो कि रफ सरफेस के ऊपर है। ठीक है, इसको कम करने का जो दूसरा मेथड है वो है, आप किसी भी चीज़ को जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं तो आप लुब्रिकेंट्स उसको दे सकते हैं। लुब्रिकेंट्स में इजी वर्ड्स में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसको मोबिलाइल कहते हैं। ठीक है, ऑयल कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। वो अगर हम पार्ट्स या मशीनरीज के दरमियान में लगा लें, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन एक तो कम प्रोड्यूस होती है और जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो कम से कम क्या होते हैं, आपके टीयर्स एंड वियर्स का शिकार होते हैं, यानी कि तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं और लॉन्ग टर्म्स के लिए वो क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, आप उसे रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो आपकी जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, जो मैंने पहले ही बताया था, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ मोर लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसको अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें, मसलन एक आपके पास संदूक है या बॉक्स है, उसको ज़मीन पर घसीटेंगे तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा है। इसी संदूक के नीचे आप क्या करेंगे, 2 या 4 टायर लगा देंगे तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया फट से क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। जब वो एरिया कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बॉल बेरिंग यूज़ कर लें या कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, तो अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें किसी दूसरी चीज़ के अंदर, यानी दूसरी चीज़ यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो तब भी आपकी फ्रिक्शन कम से कम हो सकती है। ठीक है जी, और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है, वो क्या होती है कि अगर आप जो आपकी व्हीकल्स हैं, लाइक योर एरोप्लेन, लाइक योर कार, रेसिंग कार्स, ठीक है, लाइक योर फिश, लाइक योर व्योज शिप्स, यानी कि जो समुद्रों के अंदर बड़े बड़े क्रूज चलते हैं, कहते हैं उसकी शेप आप लाइक अ फिश स्ट्रीम लाइन, यानी कि लाइक इस तरह लंबूतरी किस्म की, मतलब आपने जहाज़ देखा है ऐसे लंबूतरा होता है। इसके ऊपर हवा का फैक्टर क्या होता है, हवा की फ्रिक्शन का फैक्टर क्या होता है, कम से कम होता है। आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन देखी होंगी, ठीक है, आपने रेसिंग कार्स देखी होंगी जो क्या कहते हैं रैली के अलावा कहते हैं जिसको हम गो सीरीज़ कहते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं अगर हम इनको कहते हैं एक लाइक अ फिश शेप के अंदर इसको कन्वर्ट कर दें या वेजेस की शेप में अंदर इसको कन्वर्ट कर दें तो तब भी हमारी फ्रिक्शन क्या हो सकती है, कम से कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, 3.4 है, ठीक है, जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन सिंपल सी स्किपिंग ब्लॉक के अंदर डेफिनेशन है जो कि आपने तैयार करनी है। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई पाथ जो ऑब्जेक्ट जो सा होता है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपके पंखे के जो पड़ होते हैं वो दायरे के अंदर हरकत कर रहे होते हैं। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि चांद की ज़मीन के गिर्द हरकत जो सी होती है, या सोलर सिस्टम के अंदर आप समझ लें जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द, वो तमाम के तमाम सूरज के इर्द गिर्द वो तमाम के तमाम सर्कुलर मोशन के अंदर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके केमिस्ट्री के चैप्टर के सेकंड चैप्टर के रेफरेंस से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है बेचारा सर्कुलर पाथ इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ से आगे हम एक बात करते हैं कि मैंने जितनी एग्जांपल्स दी हैं आपको, मसलन आपने देखा है कि एक वो जिसको डेथ वेल कहते हैं, मौत का कुआं कहते हैं, उसके अंदर बाइक क्या करता है, बाइकर जो होता है वो गोल गोल बाइक घुमाता है। बस उसके बाद हम बकेट के अंदर क्या करते हैं, पानी बड़ा होता है, ठीक है, और पानी को हम स्टिक के साथ तेज़ तेज़ गोल गोल घुमाते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, देखते हैं रस्सी को हम जब गोल गोल घुमाते हैं, पत्थर को रस्सी के साथ बांध के गोल गोल घुमाते हैं तो पत्थर बाहर की तरफ हरकत नहीं करता। ये क्या रीज़न्स हैं
कि ये बॉडीज़ तमाम की तमाम सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं। कौन सी चीज़ है जो इनको सर्कुलर पाथ के अंदर रखती है, कहते हैं वो कौन सी फैक्टर है या कौन सी फोर्स है? वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है जी। यानी कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को अंदर रखती है, किसके? सर्कल के, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन को ये इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। यानी कि जो हमेशा सर्कल के अंदर क्या करती है? मूव करती है। और याद रखें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द मोशन। किसके करती है? परपेंडिकुलर टू द मोशन। यानी कि बॉडी की जो मोशन है ना, तो फोर्स हमेशा उसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टू वर्ड्स द सेंटर होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इसके दरमियान में, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसके दरमियान में, यानी कि वो परपेंडिकुलर टू द क्या होगी? मोशन होगी, ठीक है, ऑफ द मोशन। अब इसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। अभी मैंने बताया है चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना, लेकिन याद रखें ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है? मूव करती है। ज़मीन अपने क्या करती है? एक्सिस के गिर्द, जो कि हमने लास्ट 3 सेकंड चैप्टर्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन के अंदर क्या करते हैं बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। तो ज़मीन जब अपने एक्सिस के गिर्द घूम करती है, ठीक है, तो ये क्या होती है? इसको भी क्या होती है कि फोर्स को रोटेटिंग फोर्स चाहिए होती है जो प्रोवाइड करती है इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप स्टोन को बांध लें, स्टोन को देख लें। स्टोन जब क्या कहते हैं किसी सर्कल में मूव करता है तो आप अक्सर यहाँ पर सेंटर से पोजीशन से क्या करते हैं? इसको मूव करते हैं। जब आप उसको मूव करते हैं तो जब आप उसको यूँ घुमाते हैं तो आप सारी की सारी फोर्स किस तरफ लगाते हैं? सर्कुलर पाथ की तरफ लगाते हैं, सॉरी टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जब स्टोन टूटता है, रस्सी के साथ से टूटता है, तो वो क्या होता है? एक टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन की तरफ क्या करता है? मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। ये उसको क्या कहते हैं? मूव करना शुरू कर देता है, टेंजेंट लाइन की तरफ मूव करना शुरू होता है। लेकिन जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो इनर सर्कल मूव करता है, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ प्रोवाइडर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और अर्थ के एक सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है ज़रूरत होती है। ये आपकी बुक के ऊपर 2 क्या कहते हैं एग्जांपल्स हैं। इसको आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देके एग्ज़ाम्स के अंदर क्या करते हैं? हाईलाइट करना है, ठीक है जी। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं जी। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? एक्सप्लेनेशन कहते हैं हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक मास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मास है जो v स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में क्या मूव कर रहा है, ठीक है। तो कहते हैं जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर वेलोसिटी जनरेट होगी। तो वेलोसिटी जब जनरेट हो रही है तो उसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? v²/r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? v²/r के। ये एक लॉन्ग डेरिवेशन है, ये आपकी मेच्योर क्लासेस के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जाके इसको पूरी डेरिवेशन है, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? v²/r के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होता है? ma, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यहाँ पर F के नीचे कह रहे हैं छोटा सा c लिख देंगे और A के नीचे भी छोटा सा c लिख देंगे, ठीक है। मास हर जगह कांस्टेंट होता है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई कंसर्न नहीं होता। तो अभी हमने देखा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? v²/r के। किसके इक्वल होता है? v²। अब हमें ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि जो बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है और अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, वो किस पर डिपेंडेड होती है? यानी डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस। रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस का मतलब क्या है? कि आप रेडियस बड़ा कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेडियस छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगी? फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है जी।